नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है सामाजिक मुद्दे से संबंधित, है ना, सोशल इशू से संबंधित। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इस टॉपिक में क्या बातें कही गई हैं और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से किस सीमा तक महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ जिक्र भी किया कि सोशल इशूज, है ना, सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सामाजिक मुद्दे के बारे में यदि IAS के मेंस सिलेबस को ध्यान में रखें तो उसमें GS के पेपर 1 में यह पढ़ना होता है। सामाजिक मुद्दा का जो विषय है यह GS के पेपर 1 में पढ़ना होता है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको ये भी संकेतित कर देना चाहता हूँ कि यह जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इससे संबंधित सवाल आपको प्री में भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो बहरहाल हम प्री और मेंस को मद्देनजर रखते हुए टोटलिटी में हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पर मैं आपको एक सवाल भी दूंगा ताकि आप अपने स्तर पर उसे लिखें, उसका अभ्यास करें, है ना। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में क्या बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। टॉपिक ये है कि नवजात की मृत्यु पर मिलेगा स्पेशल मैटरनिटी लीव। दोस्तों, यह एक बहुत ही संजीदा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक माता के लिए यह जो विषय है अपने आप में बहुत ही दर्दनाक हो जाता है, दर्दनाक हो सकता है ना। बहरहाल इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार के द्वारा हाल के समय में एक निर्णय लिया गया है, एक जानकारी दी गई है, उसी के आधार पर हम आज की इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि नवजात की मृत्यु पर स्पेशल मैटरनिटी लीव की सुविधा महिलाओं को देने की बातचीत की जा रही है। कौन से वर्ग की महिलाओं को यह सुविधा दी जाएगी, इस लीव में, इस छुट्टी के संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल रहेंगे, इस पर हम एक एक कर बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर यही क्लियर हो गई कि यह जो प्रावधान किया जा रहा है स्पेशल मैटरनिटी लीव का, यह केंद्र सरकार की जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है और इसमें वे महिलाएं शामिल हैं जो कि सिविल सेवा में हैं या फिर संघ से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उनमें जो भी महिलाएं शामिल हैं उन सभी को यह सुविधा मिल सकती है। और इस सुविधा के संदर्भ में जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊं कि स्टिल बर्थ या जन्म के कुछ ही दिन बाद किसी शिशु की मृत्यु की स्थिति में यह अवकाश दिया जा सकता है ना। इसका नाम ही है स्पेशल मैटरनिटी लीव, है ना, विशेष मातृत्व अवकाश, ठीक है। और यहाँ पर जो पहली बात है वो है स्टिल बर्थ, है ना। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। स्टिल बर्थ या जन्म के कुछ ही दिन बाद यदि किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में अवकाश दिया जा सकता है और यह जो अवकाश दिया जाएगा ये 60 दिनों का रहेगा, है ना। 60 दिनों का यह अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ प्रावधान भी किए हैं, है ना। अवकाश से संबंधित क्या शर्तें रहेंगी, क्या यहाँ पर बातें शामिल हैं इसके अंतर्गत, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। DOPT का मतलब क्या हुआ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, है ना, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्लियर। आइए आगे देखते हैं कि आखिर किन किन कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जन्म के कुछ ही समय बाद शिशु की मृत्यु का अर्थ यहाँ पर क्या समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि जन्म से लेकर 28 दिन तक की जो स्थिति है उसकी, उसी के आधार पर यहाँ पर ये समझा जाएगा कि जन्म के कुछ ही समय बाद शिशु की मृत्यु हुई है। तो टाइम यहाँ पर क्या बता रहा है, जन्म से लेकर 28 दिन तक की जो अवधि है उसको इसके तहत काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा।
क्लियर। दूसरा है कि स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? स्टिल बर्थ, जन्म लिए शिशु में जीवित होने का कोई संकेत न मिलने या गर्भाधान के 28 हफ्ते बाद की स्थिति को माना जाएगा कि यह स्टिल बर्थ है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसी स्थितियां पनपती हैं दोस्तों कि यदि एक बच्चे का जन्म होता है तो वो मृत शिशु का जन्म होता है एक तरीके से, है ना, कि कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ भी हुआ, है ना, तो दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है माताओं को, है ना। तो इसी के सेंस में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जन्म लिए शिशु में जीवित होने का यदि कोई संकेत नहीं मिलता है, न वो सांस ले रहा है, न वो कोई हलचल कर रहा है, और वह एक तरीके से मृत प्राय मान लिया जाता है। और दूसरा कि यदि गर्भाधान के 28 हफ्ते बाद की यदि स्थिति रहती है ऐसी, तो फिर हम इस पूरे मामले को स्टिल बर्थ के अंतर्गत समझ सकते हैं। और इन्हीं दोनों की कंडीशन में जो यह अवकाश की सुविधा देने की बात की जा रही है डीओपीटी के द्वारा, ये की जा रही है। कितने दिनों की? तो 60 दिनों की, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो भी महिलाएं, मान लो ऐसे आप समझो उदाहरण के तौर पर कि एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, और जब उसने बच्चे को जन्म दिया तब तो उसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए वो तो उससे मिलना ही चाहिए, है ना, वो तो मिलेगा ही उसको। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, है ना, इसके बारे में थोड़ा और आगे मैं चर्चा भी करूंगा कि इससे संबंधित हाल के समय में क्या गतिविधियां रही हैं, इस पर मैं आपको और बताऊंगा भी। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस अधिनियम के तहत एक माता को अवकाश तो मिलता ही है ना, जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है। क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मान लीजिए कि किसी माता ने बच्चे को जन्म दिया और वह इस अवकाश का लाभ उठा रही है, लेकिन ये ऐसी जब यदि दुर्भाग्य की स्थिति सामने आ जाती है, यदि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है 28 दिनों के बाद, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि जन्म के कुछ ही समय बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसे स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में इस माता को स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगा, और यह जो अवकाश उसे दिया गया है यह किसी और जो उसका लीव अकाउंट में अवकाश है उसके अंतर्गत उसे शामिल कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि यह एक एक्स या ए एक माता है जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके आधार पर उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम के आधार पर उन्हें अवकाश मिला, ठीक है। और इस बीच इस कंडीशन के कारण उसे अब स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा 60 दिनों का, है ना। और ये जो अवकाश वो अवेल कर रही थी, इस अवकाश को उनके लीव अकाउंट के आधार पर, उनका जो अवकाश का अकाउंट है उस अकाउंट के आधार पर किसी और अवकाश के अंतर्गत उसे तब्दील कर दिया जाएगा, और इसके बजाय इनको अब मिल जाएगा जो स्पेशल मैटरनिटी लीव के अंतर्गत जो अवकाश है वो अब दे दिया जाएगा, क्योंकि अब तो उनके साथ ये वाली घटना, दुर्भाग्य से ये घटना घट गई, है ना। तो ये परिस्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जो शर्तें हैं या ये जो प्रावधान है 60 दिनों का, ये उन माताओं पर लागू होगा जिन्होंने 2 से कम बच्चों को ही जन्म दिया है। 2 से कम बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं, जन्म देने वाली माताएं इसका लाभ ले सकेंगी, है ना, इसका लाभ ले सकेंगी। क्लियर? ये बात आप समझ गए। यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि जो भी माता इस आधार पर लाभ लेंगी इस अवकाश का, उन्हें इस संदर्भ में ध्यान रखना होगा
कि वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर जो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल, यदि प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तो वो सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए, या फिर सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। या तो किसी सरकारी अस्पताल में उस बच्चे का जन्म हुआ हो, या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर कहें ऑथोराइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में उस बच्चे का जन्म हुआ हो। ये दो कंडीशंस यहाँ पर लागू होते हैं, तभी उन्हें इस अवकाश का लाभ मिल सकता है। ये जो प्रावधान बताते हैं वो इस तरीके से कुछ प्रावधान करते हैं, इस तरीके से कुछ बातें करते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपात स्थिति में बच्चे की डिलीवरी होती है और किसी भी ऐसे निजी अस्पताल में उस बच्चे की डिलीवरी होती है, उस बच्चे का जन्म होता है जो कि सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड अस्पताल नहीं है ना, सरकार की लिस्ट में वो अस्पताल शामिल नहीं है, और अचानक से ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी कि वहाँ पर बच्चे को जन्म देना पड़ा, तो फिर ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा इस अवकाश का लाभ लेने के लिए, है ना। ये यहाँ पर बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, इसके संदर्भ में लागू होते हैं। क्लियर? तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर नोट भी कर दी हैं। यहाँ पर ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे और आप याद भी कर सके। सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में बच्चे का जन्म हो, है ना, बच्चे का जन्म हुआ हो, ठीक है। सरकार द्वारा निजी अस्पताल में बच्चे का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर सरकारी अस्पताल। और यदि ऐसे किसी अस्पताल में उसका जन्म होता है जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो फिर क्या जरूरत होगी? तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी उस कंडीशन में। बाकी ये चीजें आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या बातें कही गई हैं। आगे जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, उसके अंतर्गत हाल के समय में जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उस पर भी हम थोड़ा एक बार डिस्कशन कर लें। ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, ये जो गतिविधियां हैं, ये हाल के समय में हुई हैं और इस लिहाज से इनका उद्देश्य आपको समझने की जरूरत है। पहला तो यह है कि हाल के समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और इसमें यह कहा गया कि यह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम मातृत्व लाभ पाने के लिए दो बच्चों के बीच समय अंतराल का जिक्र नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया था। चूंकि आज हम लोग मैटरनिटी लीव के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो हाल में समाचार आया है उसके आधार पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई जो अन्य पहलुएं हैं उन पहलुओं को भी समझने की आवश्यकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा है कि यह अधिनियम इस संदर्भ में कोई जिक्र नहीं करता है कि मातृत्व लाभ लेने के लिए दो बच्चों के बीच का जो गैप है, टाइम गैप है, वो कितना होना चाहिए, है ना। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी और उसके कंटेक्स्ट में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया, है ना। इसमें इस बात का जिक्र नहीं है, इनफैक्ट इस अधिनियम में इस बात का जिक्र नहीं है कि पहले बच्चे के लिए जो मातृत्व अवकाश लिया गया और उस अवकाश की समाप्ति और दूसरे बच्चे के लिए जो मातृत्व अवकाश लिया जा रहा है, इन दोनों के बीच में कितना दिन का गैप होना चाहिए, कितने वर्ष का गैप होना चाहिए, एज सच कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इस आधार पर किसी महिला को आप मातृत्व अवकाश देने से मना नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हाल के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। वो कहा गया था कि कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ देने के पक्ष में हम एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही।
कौन सा फैसला दिया गया, ये थोड़ा समझिए कि उसे केवल इस आधार पर अपने बच्चे के जन्म पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा या किया जा सकता कि उसके पति के पूर्व विवाह से जन्मे 2 में से 1 बच्चे की देखभाल के लिए इसने मातृत्व लाभ की सुविधा ले ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। मान लीजिए कि ए एक महिला है ना, जिसने बी नाम के किसी व्यक्ति से शादी की और बी ने पहले ही किसी एक्स नाम की महिला से शादी की थी, लेकिन यह जो महिला है यह इसका निधन हो गया है ना, और इससे 2 बच्चे इसके हैं। क्लियर? अब चूंकि बी ने ए से शादी की है ना, तो अब क्या होता है कि जो ए है, ए इन बच्चों का लालन पालन कर रही है, इनमें से किसी एक बच्चे का लालन पालन कर रही है और इसके लिए इसने मातृत्व अवकाश लिया है ना, इसके लालन पालन करने के लिए, क्योंकि इसने बी ने जिससे शादी की थी, जिस महिला से शादी की थी, वह तो अब नहीं है दुनिया में, वो उसका निधन हो चुका है, तो इसके लालन पालन के लिए इसने क्या लिया, मातृत्व अवकाश लिया, मातृत्व अवकाश। ठीक है, लेकिन इस बीच अब इन दोनों के अपनी जो संतान हुई है ना, ए और बी की जो अपनी संतान हुई, इसके लिए भी इसको मातृत्व अवकाश मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। केवल इस आधार पर इस महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता कि इसने इन बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश लिया है ना, यह सुविधा इस महिला ने पहले ही अवेल कर ली है, इसलिए अब इसे अपनी संतान की लालन पालन के लिए मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा या फिर उसे जन्म देने के लिए मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यह जो महिला है, दोनों बच्चों के आधार पर, यहाँ और यहाँ, इन दोनों के आधार पर उसे मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी, और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हाल के समय में दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सावधानी से निर्णय देता है। उसका ये मानना है कि महिला जो बच्चों को जन्म देती है, यह उसका प्राकृतिक अधिकार है और यह उससे कोई नहीं छीन सकता है ना, कोई भी इससे यह अधिकार नहीं छीन सकता, और इसके आधार पर उसे यह लाभ देना ही चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में, यहां पर मैं इसका भी जिक्र कर देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में है ना, अनुच्छेद 15(3) में एक महत्वपूर्ण जिक्र मिलता है। क्या जिक्र मिलता है? कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए है ना, या फिर कहें कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनके हित में प्रावधान, उनके हित में प्रावधान कौन करेगा? तो राज्य है ना। अनुच्छेद 15 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें क्या बातें कही गई हैं कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अनुच्छेद 15(3) में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनके हित में प्रावधान करने से राज्य को कोई नहीं रोक सकेगा, और यही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य को इस लिहाज से प्रावधान करने का अधिकार है ताकि स्त्रियों के हित में बातें की जा सके, स्त्रियों का हित हो सके, है ना।
तो ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती। आज की चर्चा में हमने क्या-क्या देखा? आज की चर्चा में हमने ये देखा कि स्पेशल मैटरनिटी लीव के संदर्भ में जो हाल में डीओपीटी ने प्रावधान किए हैं, वो क्या-क्या प्रावधान हैं, किन-किन परिस्थितियों में इसका लाभ लिया जा सकता है और इसका लाभ कौन ले सकती है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी केंद्रीय महिला कर्मचारी हैं, उनको ये लाभ मिल सकता है 60 दिनों के लिए, और जो शर्तें हैं इससे संबंधित, जो प्रावधान है इससे संबंधित, उसका मैंने विस्तार से जिक्र किया, आपको समझाने की भरपूर कोशिश की। और साथ ही मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत हाल के समय में जो गतिविधियां हुई हैं, जो अपडेट्स हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और साथ ही अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। यदि कभी परीक्षा में इस तरीके से सवाल आ जाता है तो निश्चित तौर पर आज की चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ना। इस चर्चा के आधार पर एक सवाल देख लीजिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किस आधार पर महिला कर्मियों के लिए सहायक है? हाल के समय में स्पेशल मैटरनिटी लीव को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें 2 सवाल हैं। इन दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और यह जो चर्चा है, ये इस चर्चा के आधार पर आप बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आपके साथ मिलेंगे। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।